1962 की उस जंग को कौन भूल सकता है, उस तबाही को कौन भूल सकता है जो चीन ने बरपाई थी। लेकिन उसके साथ ही हिंदुस्तान ने याद रखा एक सबक कि दोबारा 1962 जैसी नौबत न आए। इसीलिए आज जब यह कहा जाता है कि यह 1962 का नहीं 2017 का हिंदुस्तान है, तो इस बात में दम है। चीन को इस बात से मिर्ची तो बहुत लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज की तारीख में चीन की बदमाशियों से निपटने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान की सेना तैयार है, हिंदुस्तान के लोग तैयार हैं। जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चुभोया जाता है तो उसे 1962 का भारत चीन युद्ध कहते हैं। तब दोस्ती का भरोसा हिंदुस्तान का था, विश्वासघात का खंजर चीन का। उस युद्ध में हार से ज्यादा अपमान का लहू निकला। एक मुल्क यानी हिंदुस्तान दोस्ती उसने की चीनी हुकूमत से और लोगों से वहां के, और वही चीनी गवर्नमेंट ने इस भलाई का जवाब दिया बुराई से। 55 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो चीन की मौका परस्ती और धोखेबाजी। भारत चीन भूटान के त्रिकोणीय सीमा पर डोकलाम में चीनी सैनिक जबरन सड़क ही नहीं बना रहे, बल्कि कई जगह सीमा पर युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। एक हफ्ते पहले उसमें चीन के सबसे आधुनिक B-96 टैंक भी शामिल हुए। चीन आज भी 62 के युद्ध के हैंगओवर से निकला नहीं है, लेकिन भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं समझता हूँ एक डिप्लोमेटिक लेवल पे ये इशू हल हो सकता है। हम यही चाहते हैं जहाँ पे पहले चाइनीज थे वही स्थिति बनी रहे, और चाइना जो भूटान की टेरिटरी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यही चाहते कि आप आगे मत बढ़ो। ये हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है और ये हमारा स्टैंड है। इस दोस्ती को चीन ने भुला दिया और भारत चाह कर भी इसको जिंदा नहीं रख सका, क्योंकि इस दोस्ती के आगे चीन ने युद्ध का विनाश खड़ा कर दिया। लेकिन इस युद्ध को न चीन भुला सकता है न भारत। चीन अपनी चाल से नहीं सुधरता। भारत एक बार धोखा खाने के बाद फिर धोखा नहीं खा सकता। तब चीन के लिए तिब्बत बहाना था और निशाने पर लद्दाख आया। अब भूटान बहाना है और निशाने पर सिक्किम। लेकिन चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सिक्किम के लोग भी तैयार हैं। तो यहाँ पे लोग तैयार हैं कि बोलेंगे कि बंदूक उठाएंगे अगर चाइना के खिलाफ उठाना पड़ा तो। अगर ऐसे वक्त आ गया तो उठा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस बार भारत और चीन के बीच सारी तनातनी डोकलाम को लेकर है, जो भारत चीन सिक्किम की सीमा पर है। ये डोकलाम भूटान का हिस्सा है, लेकिन चीन इस पर जबरन कब्जा जमाना चाहता है। ऊपर से उसकी दादागिरी देखिए कि वो वहां पे भारतीय सैनिकों से भी उलझ पड़ा। लेकिन ये उलझना अब की बार चीन को महंगा पड़ सकता है। इस एरिया में चीन बार बार घुसपैठ करता है, क्योंकि डोकलाम स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया, चाइना और भूटान का ट्राई जंक्शन है। अगर इसको ऑक्यूपाई कर लेता है तो चाइनीज फोर्सेस को एक पैसेज मिल जाता है। पूरे आपके 33 कोर जो वहाँ पे लगा हुआ है उसको बाईपास करके वो सीधा सिलीगुड़ी तक पहुँच सकता है, और सिलीगुड़ी तक पहुँचने तक आपका हिंदुस्तान का एक भी सिपाही उनके सामने नहीं आएगा। 1962 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने दखल बढ़ाई।
उस साल सितंबर महीने में थागला में दोनों तरफ के सैनिक भिड़ गए थे। वो मंजर आज डोकलाम में दिख रहा है। इसीलिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो के पास पहुंच गई। लेकिन ड्रैगन की हर चाल भांप ली है भारत ने और सतर्कता और विजन बनाए रखे हैं। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे डोकलाम पर इस बार चीन का छीछालेदर हो रहा है, कैसे हिंदुस्तान की ताकत अब चीन को डराने लगी है, कैसे समंदर में भी हिंदुस्तान की ताकत का जलवा दिख रहा है, कैसे बैलिस्टिक मिसाइल से हिंदुस्तान मुकम्मल रूप से तैनात है और कैसे आर्थिक मोर्चे पर अड़ जाए तो चीन की कमाई तबाह हो जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए कि आज तक भारत चीन सीमा के पास सिक्किम के आखिरी गांव जुलूकू में पहुंचा, जहां पे लोग चीन की चाल को अच्छी तरह समझ रहे हैं। आज तक पहुंचा है भारत चीन बॉर्डर। ये लुंगथुंग का इलाका है जो कि एसएसबी की निगरानी में है। यहां से भूटान 9 किलोमीटर है, लेकिन डोकलाम की बात करें, अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर के करीब है। एक तरफ गांव वाले तैयार हैं, तो दूसरी तरफ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवान भी सिर पर कफन बांधकर भारत माता की हिफाजत के लिए तैयार बैठे हैं। आज तक पहुंचा है लुंगथू और ये बिल्कुल करीब है भारत चीन और भूटान बॉर्डर के। यहाँ का ट्राई जंक्शन है। 12,000 फीट पे ये जवान मेरे पीछे एसएसबी के जवान हैं जो कि 24 घंटे तैनाती पे हैं। आपसे बात करेंगे किस तरह का जोश है। इंडो चाइना चीन आंख दिखा रहा है, लेकिन भारत के जवान हैं, डटे हुए हैं। किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं? जी, जैसा कि आपको पता है, हम भारत और भूटान और नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। हम बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट हैं। बिल्कुल हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं अपने बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए। उनको कोई बदमाशी नहीं करने देंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, वहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी तैनात है। हम उनके पीछे उनकी सिस्टर एजेंसी की तरह हैं। बिल्कुल दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे जिस तरह से पेट्रोलिंग चल रही है, 24 घंटे की सतर्कता बनी हुई है। उन्हीं से बात करते हैं, किस तरह से सतर्कता बनाई हुई है, किस तरह का अलर्टनेस है। देखिए, हम लोग यहाँ पे 100% अवेयरनेस के साथ यहाँ 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते जा रहे हैं। हम इंडिया भूटान बॉर्डर पे 24 घंटे 100 में 100% ड्यूटी करते हैं। चीन यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो किस तरह का एक जोश है। अभी आपको मालूम है कि वहाँ पे डोकलाम में कैसा चल रहा है माहौल, किस तरह से आप अपना जोश दिखा रहे हैं? अब इंडिया भूटान बॉर्डर पे हमारे यहाँ 24 घंटे के लिए स्थापित किया गया है और इसको हम निभा रहे हैं। सिक्किम के पास डोकलाम में सड़क बनाकर चीन करीब 50 किलोमीटर दूर संक्रे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पकड़ बनाना चाहता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। इसी चिकन नेक के जरिए उत्तर पूर्वी राज्य भारत से जुड़े हैं, जिन्हें तोड़ने का सपना चीन देख रहा है, लेकिन उसका ये नापाक मंसूबा पूरा होगा नहीं। आज तक ब्यूरो। चीन की नीतियां विस्तारवादी हैं। वो अपने हर पड़ोसी देश की जमीन पर बुरी नजर रखता है। डोकलाम की कहानी भी यही है। हिंदुस्तान भूटान के हित में खड़ा है। चीन 62 के अहंकार को भूल नहीं पा रहा है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि अगर भारत अंगद की तरह पांव अड़ाकर डोकलाम में खड़ा हुआ है, तो उसे अपना अहंकार भूलकर आज की हकीकत को समझना चाहिए। पुरानी कहावत है कि रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता। बात बात पर बात बिगाड़ने की चीनी आदत हाल फिलहाल में डोकलाम में दिखी, जब सिक्किम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी ने घुसपैठ की। जवाब में वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर उनका रास्ता रोका। ऐसे लगाओ। डोकलाम के लालटन इलाके में पिछले दिनों चुपके से घुस आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकरों में तोड़फोड़ की। 9 साल बाद चीनी सेना की ऐसी हरकत का नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ के फौजी अफसरों की फ्लैग मीटिंग में भी तनाव कम नहीं हुआ। इसके बाद डोकलाम में तो धक्का मुक्की की घटना ने माहौल को और भी बिगाड़ दिया। And you are doing recce patrolling your area. So many people.
ये तस्वीरें 2017 की हैं, लेकिन अगर चीनी सेना की चालबाजी को समझें तो ये आपको 1959 के साल में ले जाएगी, जब चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था। तो क्या चीन का मकसद भूटान को अब नया तिब्बत बनाना है और उसके रास्ते में भूटान नहीं खुद हिंदुस्तान तन कर खड़ा हो गया है। सिक्किम के पास डोकलाम में चीन ने चोरी छुपे सड़कें बनाकर न सिर्फ सीमा की मर्यादा तोड़ी है बल्कि अपनी चालबाजी भी सामने ला दी। चीन की चाल साफ बता रही है कि 1962 में उसने तिब्बत के लिए भारत को धोखा दिया था। अब वो भूटान को निशाना बनाना चाहता है। जिस डोकलाम क्षेत्र पर सारा विवाद खड़ा है वो भूटान का इलाका है, लेकिन चीन ने उस पर हमला बोल दिया तो भारत भूटान से अपनी दोस्ती का निर्वाह करते हुए उसके साथ खड़ा है। चीन इस डोकलाम क्षेत्र को अपने सैनिक कैंटोनमेंट के रूप में विकसित करना चाहता है। साथ ही डोकलाम के बहाने चीन सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत को भारत से अलग करना चाहता है। भारत और चीन के बीच ताजा विवाद की असली वजह है भूटान के इलाके में चीन की घुसपैठ। भारत और भूटान के बीच के एग्रीमेंट की वजह से भारतीय सेना भूटान की मदद के लिए आ पहुंची। वहीं दूसरी तरफ भूटान ने भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि चीन 1988 और 1998 के एग्रीमेंट्स का उल्लंघन कर रहा है। चीनी सरकार का दावा है कि 1890 में अंग्रेजों के साथ हुए समझौते के तहत डोकलाम उसका इलाका है। इसी बहाने उसकी नजर सिक्किम पर भी है। चीनी दावे के मुताबिक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस समझौते को मान्यता दी थी, लेकिन नेहरू के एक खत से खुलासा हुआ है कि चीन का दावा पूरी तरह झूठा है। चीनी नक्शे में भूटान के बड़े हिस्से को चीन के हिस्से के तौर पर दिखाने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को चिट्ठी में लिखा था कि 1890 के चीन और अंग्रेजों के बीच हुए करार में साफ तौर पर सिक्किम पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी गई थी। नेहरू ने साफ लिखा था कि सिक्किम की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। ये बात उस नेहरू को कहनी पड़ी जिन्होंने चीन पर पूरा भरोसा किया, लेकिन आज तो चीन का सच आईने की तरह साफ है। भारत और चीन की तनातनी तिब्बत की पठारों से शिफ्ट करके अब भूटान की जमीन पर आ चुकी है। फर्क बस इतना है कि तब भारत के पास सेना के नाम पर कुछ भी नहीं था, आज हर अत्याधुनिक हथियार है। आज तक ब्यूरो। जब से डोकलाम की स्थिति उत्पन्न हुई है तब से चीन ने बार बार हिंदुस्तान को धमकी दी है। हालांकि ये सारी धमकियां गीदड़ भभकी साबित हुई हैं। चीन ने सरहद के उस इलाके में, उस हिस्से में युद्धाभ्यास तक किया, अपने टैंक वहां पर लेकर गया। लेकिन इस सब के बीच चीन को यह समझने की भी जरूरत है कि आज भारत की सैन्य शक्ति किस तरह की है। आइए आपको दिखाते हैं कि 55 साल बाद, 62 के 55 साल बाद भारत और चीन सैन्य शक्ति के लिहाज से किस जगह पर खड़े हैं। तरफ छोटी मोटी घुसपैठ, तोड़फोड़ और माहौल बिगाड़ने की कोशिश में चीन जुटा है, तो दूसरी तरफ 5100 मीटर की ऊंचाई पर चीनी युद्धाभ्यास भी बहुत कुछ कहता है। ये चीन की वो सैनिक जुगाली है जिसमें वो युद्धाभ्यास के बहाने खुलेआम युद्ध की धमकी दे रहा है। अपनी सेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एडवांस हल्के टैंक 96B को पहाड़ों पर ले जाकर वो दुनिया को बता रहा है कि 55 साल में न उसकी नीति बदली न नीयत। हिंदुस्तान 1962 को भूला नहीं, इसीलिए चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए हर अगले मोर्चे पर अपनी सैनिक और सामरिक तैनाती तेज कर चुका है। लद्दाख में चीन से सटी सीमा पर भारत ने करीब 100 T-72 टैंक तैनात कर रखे हैं। वहीं उत्तराखंड से सटी सीमा पर ITBP के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं।
सिक्किम में चिकन नेक कॉरिडोर पर आज चीन अपनी अकड़ दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर भारत के 90,000 जवान उसको कड़ा जवाब देने के लिए तैनात हैं। अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी के जवान चीनी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने यूं ही नहीं कहा था कि भारत एक साथ 2.5 मोर्चे पर लड़ने में सक्षम है। इसमें पहला और सबसे बड़ा मोर्चा बेशक चीन ही होगा। अब चीन को मिर्ची भले लग रही हो, लेकिन ये सच है कि आज का भारत 1962 की तुलना में सैनिक और सामरिक शक्ति के लिहाज से भी काफी आगे बढ़ चुका है। 1962 के युद्ध से संबंधित खबरें और तस्वीरें अपने यहाँ दिखाकर चीन ये मैसेज देना चाहता है कि फिर से युद्ध कर सकता है, लेकिन आज हालात बहुत बदल चुके हैं। दुनिया के तमाम देशों की सैनिक ताकत का आंकड़ा रखने वाली साइट ग्लोबल पावर की माने तो आज भारत और चीन की सैनिक क्षमता में बहुत फर्क नहीं है। दुनिया की सैनिक ताकतों में जहां चीन तीसरे नंबर पर है, वहीं भारत भी चौथे नंबर पर आकर उसकी गर्दन पर चढ़ा हुआ है। हिंदुस्तान के पास 42 लाख से ज्यादा सैनिक क्षमता है तो चीन के पास 37 लाख। अगर सक्रिय सेना की भी बात करें तो भारत के पास 13 लाख से ज्यादा है और चीन के पास 22 लाख। आज भारत के पास 2100 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 2900। टैंकों के मामले में देखें तो भारत के पास 4426 तो चीन के पास 6457 टैंक हैं, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों के पास एक है। उस पर से भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न देश भी बन चुका है। इसीलिए चीन को यह समझ लेना चाहिए कि भारत को 1962 की धमकी देना उसके लिए आत्मघाती हो सकता है। 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत है। भारत में सरकार और आम जनता की तरफ से सेना को नैतिक समर्थन जबरदस्त मिल रहा है। तैनाती और तैयारी के मामले में 1962 वाकई 55 साल पुराना पड़ चुका है। 1965, 1971 और 1999 की लड़ाइयों में मिली जीत से साबित होता है कि भारतीय सेना अब सिर्फ जीतना जानती है। इस लिहाज से देखें तो इस दौरान चीन ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। चीन का करीब 18 देशों से सीमा विवाद है, लिहाजा उसके लिए युद्ध की नौबत में एक अदद दोस्त तक हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे 1962 के बाद 1967 में भी चीन ने भारत से युद्ध की कोशिश की, लेकिन तब भारत हावी रहा। 1967 में जब चीन फिर आगे बढ़ रहा था तो भारतीय जवानों ने उनको रोका। उसमें चीन के करीब 300 सैनिक मारे गए, जबकि हमारे 90 जवान शहीद हुए। Djibouti was a joint decision of the two countries. It will better let China fulfill its responsibilities in the international community and promote peace and stability in Africa and in the world. जमीन पर सच्चाई बदल चुकी है। अब अगर चीन नहीं माना तो 62 का बदला पूरा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। 1962 का युद्ध भारत के भरोसे और चीन के धोखे की कहानी थी। जिस तरीके से वो युद्ध छेड़ा गया था, जिस तरीके से वो युद्ध लड़ा गया था, बदले की आग आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में धधक रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए यह झटका भी था और अपनी सारी शक्ति जोड़कर लड़ने की तैयारी का अनचाहा वक्त भी। Our policy is neither neutral in that sense nor passive. It is an active, positive policy, well, in favor of peace, holding on to certain objectives and ideals, and trying, in a friendly way, to influence events. चीन ने तब लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में एक साथ हमला बोला था। भारत चीन की दोस्ती के झांसे में तैयारी के लिहाज से फिसड्डी साबित हुआ। भारत के पास .303 की राइफलें थी तो चीन के पास 7.62 mm सेल्फ। भारत ने 600 राउंड गोलियां चलाई तो चीन के पास लोडिंग राइफल थी, यानी अनंत गोलियां। भारत के पास 6
MMG थी तो चीन के पास कई MMG के साथ LMG भी थी। भारत के पास 2 इंच मोर्टार था तो चीन के पास 120 mm, 81 mm और 60 mm का मोर्टार, 132 mm का रॉकेट, 75 mm और 57 mm के रिकॉयलेस बंदूकें थी जिनसे बंकर तक नष्ट किए जा सकते थे। इन ताकतों के साथ लद्दाख में 20 अक्टूबर 1962 को चीन का हमला तेज हुआ। इन सब के बीच उस इलाके में भारत के पास त्रिशूर बचा रहा। वजह साफ थी कि बाकी जगहों पर चीनी सैनिक ऊंचाई पर थे लेकिन त्रिशूर में भारतीय सेना। माउंटेन वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जो व्यक्ति, जो फोर्स, जो भी सोल्जर्स हाइट पर होते हैं, ऊंचाई पर, वो जीत करते हैं। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अगर आप अपने शत्रु से केवल 20 फुट ऊपर हैं तब भी आप उसको मार सकते हैं। इसलिए त्रिशूल का जो महत्व है, त्रिशूल एक जंक्शन पॉइंट बनता है उसको। एक तरफ अचानक हमले और तैयारी की कमी से भारतीय सेना के पास मनोबल और अपना सब कुछ निसार कर देने के अलावा कुछ नहीं बचा था, तो दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स का जब तक इस्तेमाल होता तब तक काफी देर हो चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि युद्ध में सब कुछ चीन के हाथ में था। करीब 1 महीने बाद 21 नवंबर 1962 को जब चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की तब तक भारत बहुत कुछ खो चुका था। उन्नीस की जंग में भारत के 1383 जवान शहीद हो गए, 1047 जख्मी हुए, 1696 सैनिक आज तक लापता हैं और 3968 भारतीय सैनिकों को चीन ने युद्ध बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, चीन ने भारत को हराकर भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। और इन सबसे ज्यादा भारत ने उस भरोसे को खोया जिसके जरिए नेहरू ने दुनिया में रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ी थी। नेहरू जी सोचते थे कि उनका जो आइडियलिज्म है वो शायद सारी दुनिया को इफेक्ट करेगा। वो अपने आप को कुछ नॉन अलाइंड देशों में ऐसा खो गए थे, उस लीडरशिप का ऐसा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया था कि वो सोचते थे कि हमारे ऊपर कुछ इस तरह की गड़बड़ नहीं हो सकती। और मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, 1959 का कांग्रेस का एक अधिवेशन था, तो वहाँ नेहरू जी ने बोला कि मेरे को 1959 की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई मेरे को अंदेशा नहीं है और ना ही ऐसी कोई संकट है कि चाइना हमारे ऊपर अटैक करे, और अगर वो अटैक करेगा तो वो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। तो मतलब नेहरू साहब कुछ ऐसे शराफत के बुलेखे में रहे कि उसका कोई जवाब नहीं है। उस युद्ध ने देश को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। गुस्से के अलावा सैनिकों में नहीं, हर आमो खास में उबलने लगा। चाइना ने हमको अटैक किया था देश में, लेकिन कुछ लोगों की बहादुरी के कारनामे अखबारों में निकलते थे, पढ़ करके ये सोच रहे थे कि उनके बारे में क्यों न लिखा जाए। शहीद मुझे ये सूझा जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उन्होंने कहा लता चलो तुमको पंडित जी बुला रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ गलत बात की है, मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझे पंडित जी क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम चलो तो सही देखते हैं। मैं गई तो पंडित जी के आंखों में पानी था और मुझे कहा कि बेटा तुमने आज मुझे बुलाया। मसल देने का दम। आज तक ब्यूरो। आज दुनिया में भारत की पहचान एक परमाणु शक्ति वाले देश के तौर पर है। हां, भारत बहुत जिम्मेदार है, लेकिन हाथों में परमाणु ताकत तो जरूर है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसे भारत में कहीं से भी दागा जाए वो चीन के किसी भी शहर को अपने निशाने पर ले सकता है। 19 साल पहले जब भारत ने पोखरण में परमाणु बम फोड़ा था, तब ये किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए था कि अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखना भी किसी के लिए खतरों का खेल होगा। इशारा उन लोगों के लिए ज्यादा था
जो पड़ोस में रहकर भारत के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करते हैं। आंखें मिलाकर बात करने के लिए भी ताकत चाहिए और वो ताकत आज हिंदुस्तान की बाजुओं में साफ साफ दिखती है। ताकत की नई दुनिया मिसाइल पावर से चलती है और भारत की मिसाइल पावर का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। इसीलिए 1962 की धमकियां देने वाले चीन को आज किसी किस्म की गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। अमेरिका के 2 बड़े न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की एक ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है, भारत ऐसी मिसाइल पावर बना रहा है जिसमें चीन के हर शहर को टारगेट करने की क्षमता है। अभी अग्नि 4 मिसाइल के जरिए भारत उत्तर पूर्व से चीन के हर शहर को टारगेट कर सकता है, लेकिन अग्नि 5 के 5000 किलोमीटर के रेंज से भारत अपने इलाके में कहीं से भी चीन को निशाना बना सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर चेन्नई से मिसाइल जाएगी तो चीन के एक कोने में बसे शंघाई को ध्वस्त कर देगी। पाकिस्तान जैसे देश जब तब भारत से उलझते हैं और मुंह की खाते हैं। अब ये मिसाइल ताकत चीन को उसकी हैसियत दिखा सकती है। जबरदस्त शक्ति बढ़ेगी। हम मिसाइल बनाने जा रहे हैं या बना ली हैं जो साउथ इंडिया में कहीं भी डिप्लॉय करने से बीजिंग और शंघाई तक पहुंच सकती हैं, जो चाइना के सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं। अग्नि 1, 2, 3, 4 तो डेवलप होके प्रोडक्शनाइज हो चुकी है। अग्नि 5 जो है अभी प्रोडक्शनाइज नहीं हुई और अग्नि 6 जो है अभी ट्रायल फेज में है। इनके आ जाने से जो अगले साल तक आ जाएंगी, प्रोडक्शनाइज मॉडल हो जाएगा अग्नि 5 का। हम चीन के हर हिस्से को ध्वस्त कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े। दुनिया भी भारत के बदलते सामरिक तेवर को देख रही है। इसीलिए 2 परमाणु शक्ति विशेषज्ञों ने लिखा है कि भारत के पास 150 से 200 न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता का प्लूटोनियम मौजूद है। हालांकि अभी 120 से 130 न्यूक्लियर हथियार भारत के पास है। भारत की न्यूक्लियर रणनीति खास तौर पर पाकिस्तान पर फोकस रही, लेकिन अब भारत का फोकस लगातार चीन की तरफ बढ़ रहा है। भारत के पास अभी 7 न्यूक्लियर क्षमता से लैस डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसमें 2 हवाई, 4 जमीनी और 1 समुद्री बेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। उस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत कम से कम ऐसे 4 और मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है। जाहिर है कि इतनी ताकत पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन के लिए ही चाहिए। हमको लड़ाई नहीं चाहिए, लेकिन कोई बुरी नजर से भारत के बॉर्डर को या भारत की जमीन को या भारत की हित को नहीं देखने चाहिए। तो ये है हमारी हित अब चीन की तरफ है। मिसाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और पूंजी की भी कोशिश कर रहे हैं। चीन आगे बढ़ गया, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पूंजी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गई है कि हम बिल्कुल आगे बढ़े। इतना ही नहीं, परमाणु शक्ति से लैस लंबी दूरी तक मार करने वाले बॉम्बर की बात करें तो अगर चीन के पास ऐसे दूर तक मार करने वाले 282 बॉम्बर हैं, तो भारत के पास 267। भारत की ये ताकत इसमें भरोसा जगाती है कि अब चीन की बंदर घुड़की से डरने की नहीं बल्कि उसके मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। डोकलाम में भारत के तेवर से पश्चिमी दुनिया भी खुश है। यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष अरिसार्ड चार्नियस्की ने एक लेख में लिखा है कि 16 जून को डोकलाम में सड़क बनाने का एक तरफा फैसला उसकी गलत विदेश नीति का हिस्सा है। डोकलाम में भूटान ने चीन का कूटनीतिक तरीके से विरोध किया, लेकिन चीन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत अपने पड़ोसी भूटान की मदद के लिए इतनी ताकत से आगे आ जाएगा। डोकलाम पर अमेरिका से यूरोप तक भारत को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में चीन के लिए सामरिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर भारत से टकराना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। भारत की ताकत केवल जमीन और आसमान पे नहीं बढ़ी है, बल्कि भारत की ताकत समंदर में भी बड़ी है। आज की तारीख में कहा जा सकता है कि कम से कम इस क्षेत्र में हिंदुस्तान समुंदर का सिकंदर है। मालाबार एक्सरसाइज जब अमेरिकी और जापानी नौसेना के साथ भारत ने किया, उसके बाद से चीन तिलमिलाया हुआ है। ये
तस्वीरें बंगाल की खाड़ी से चीन को खुली चुनौती दे रही हैं कि हिंदुस्तान ना तो भूटान के पास डोकलाम में चीनी गुंडागर्दी से डरता है और न ही इशारों में दी गई इस नई बंदर घुड़की से कि वो कश्मीर में पाकिस्तान के कहने पर घुस सकता है। ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है, जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। बल्कि मालाबार युद्ध अभ्यास बता रहा है कि भारत चीन की जमीन और आसमान में ही नहीं बल्कि पाताल में भी दादागिरी को रोकने का दमखम रखता है। Malabar 17 will be another important milestone in the long history of this exercise with the participation of 16 ships, 2 submarines and more than 95 aircraft. The ability of such large numbers of naval units to operate in close coordination with each other reflects the strengthening mutual confidence and interoperability of our navies. इस बार युद्धाभ्यास में अमेरिका के 7 युद्धपोत, जिसमें एक विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस निमिट्ज और एक सबमरीन शामिल हैं, जबकि जापान ने 2 युद्धपोत भेजे हैं। भारत का विमान वाहक युद्धपोत विक्रमादित्य, 2 शिवालिक क्लास के युद्धपोत, 2 रणवीर, 2 कामोटा, 3 कोरा, 1 टैंकर ज्योति, 1 सिंधु ध्वज सबमरीन, P-8I निगरानी हवाई जहाज। मालाबार के इस 10 दिन के युद्धाभ्यास में जंगी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर समेत 90 जहाज हिस्सा ले रहे हैं। चीन ने खुद को दुनिया में अलग थलग कर लिया है, लेकिन भारत का करिश्मा देखिए कि चीन का पूरब वाला पड़ोसी जापान और पश्चिम से आई सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका साथ साथ समुद्र में उतरे। I hope that all maritime nations are watching what we're doing and what we do on an annual basis, because coming together as friends, partners and allies is important in order to learn one another's capabilities, learn how to interoperate with one another, both in peacetime and in crisis. And I hope that every navy of the world is watching us and taking this good example. आज तक ने मालाबार युद्धाभ्यास के बीच भारत, अमेरिका और जापान के 3 युद्धपोतों पर जाकर उनकी मारक क्षमता का जायजा लिया, जिसमें भारतीय नौसेना का INS शिवालिक, अमेरिका का USS प्रिंसटन और जापान का सजानामी युद्धपोत शामिल है। INS शिवालिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इनमें इजराइल में बनी सतह से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल, लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें, मध्यम और कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और कई प्रकार की तोपें हैं जो इसे किसी भी हमले से निपटने में सक्षम बनाती हैं। इसी के साथ INS शिवालिक में तैनात कई भूमिका निभाने वाले 2 हेलीकॉप्टर भी इसकी मारक क्षमता में बढ़ोतरी करते हैं। 2010 में नौसेना में शामिल हुए INS शिवालिक में 25 अधिकारी और 255 नौ सैनिक कार्यरत हैं। सिक्किम सरहद पर तनातनी के बीच पिछले कई सालों से चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत की समुद्री सीमा में लगातार अपनी हिमाकत बढ़ा रहा है। ऐसे में मालाबार नौसैनिक अभ्यास चीन को उसकी हद में रहने की नसीहत देने का काम करेगा। अपने समंदर की लहरों पर भारत की ताकत देखी तो ये भी देख लीजिए कि भारत के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए 2 शक्तिशाली देश और उतरे। अगर भारत के इकलौते एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य का जलवा दिखा तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर लेकर अमेरिका भी पहुंचा। 1 लाख टन का अमेरिकी सुपर करियर निमित्ज ने बंगाल की खाड़ी से चीन को अपना शोर सुनाया, तो जापान ने 27,000 टन के JS इजुमो से 25 साल से समंदर के सीने पर हिंदुस्तानी नौसेना का पराक्रम उबल रहा है। ये वाकई बताता है कि भारत किसी देश के लिए 1962 वाला नहीं रह गया है। आज तक ब्यूरो। चीन की हमेशा से यह चाहत रही है कि दुनिया में एक सबसे बड़े देश का रुतबा उसका हो, उसको इज्जत मिले, और इसीलिए वो अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के तौर पर विकसित करता रहा है। यह बात सच है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको मेड इन चाइना सामान मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी सच्चाई जुड़ जाती है, वो ये कि हिंदुस्तान चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है, यानी आर्थिक तौर पर अपनी तरक्की के लिए चीन निर्भर है भारत पर। चीनी मीडिया में, चीनी अखबार में और चीन के कूटनीतिक गलियारों में भले ही 1962 के युद्ध की गूंज पैदा करके हिमालय पार का ड्रैगन भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है,
लेकिन वो भी जानता है कि आज भारत से भिड़े तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भारत चीन का सबसे बड़ा बाजार है। पिछले 15 सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 24 गुना बढ़ चुका है। साल 2000 में जहां दोनों देशों के बीच 2.9 अरब डॉलर का व्यापार होता था, वहीं 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 70.8 अरब डॉलर पहुंच चुका है। भारत सरकार के मुताबिक मार्च 2017 तक चीन ने भारत में 4.19 अरब डॉलर का निवेश किया है। साफ है कि अब युद्ध भूमि में उतरने पर चीनी सैनिकों का खून बाद में बहेगा, पहले उसका मुद्रा युआन बर्बाद होगा। इसीलिए अगर चीन भारत से लड़ने की जुर्रत करता है तो वो अपने ही आर्थिक पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। साथ ही विश्व स्तर पर भारत के रिश्ते अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों के साथ काफी मजबूत हैं, जिससे चीन दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी देश के सिर पर सर्वनाश नाच रहा हो, तभी वो युद्ध के हद तक जाने का हामी होगा। रही बात भारत की, तो ये शांति के लिए कुछ भी कर सकता है। आज तक ब्यूरो। हौसलों से तो हिंदुस्तान की फौज हमेशा ही फौलाद थी, लेकिन आज की तारीख में हमारी फौज के पास वो उपकरण भी हो गए हैं जो चीन जैसे देश से मुकाबला करने के लिए जरूरी हैं। हालांकि चीन अपने हितों को देखते हुए युद्ध न ही छेड़े तो बेहतर। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।